क्या हिंदुस्तान जैसे मुल्क में मुस्लिम लीडरशिप की जरूरत है? जी आज बात करेंगे मुस्लिम लीडरशिप पे। बीजेपी मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही है। पीआईडीएफ जो है वो बीजेपी के लिए काम करती है, वो बीजेपी का बी टीम है कि बीजेपी को हराने का जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को रिजेक्ट करना चाहिए। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान का हाल एससी और एसटी से भी बुरी हाल है। जय हिंद दोस्तों, पीडब्ल्यूडी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अबू सईद दिलवार सिद्दीकी। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिस मुद्दे में इलेक्शन से पहले बात करना बहुत जरूरी है। जी आज बात करेंगे मुस्लिम लीडरशिप पे। क्या हिंदुस्तान जैसे मुल्क में मुस्लिम लीडरशिप की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो उसका वजह क्या है और किस लिए जरूरत है, और अगर जरूरत नहीं है तो क्यों जरूरत नहीं है, इस पे बात करेंगे। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में है, और इसके बाद पाकिस्तान में, और उसके बाद हिंदुस्तान में है। लेकिन हिंदुस्तान में इतने मुसलमान होने के बाद भी अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के बाद आज तक कोई भी मुस्लिम आइडेंटिटी के नाम से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कामयाब नहीं हुई है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी कुछ हद तक कामयाब हुई है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेके, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडियन पार्लियामेंट से लेकर और तमाम असेंबलीज में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के हिसाब से जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? आखिर मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन इतना कम है और उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है? चलिए इसको डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, जब भी कोई भी नेता मुस्लिम कम्युनिटी से उठता है तो हमेशा ये कहा जाता है कि वो पर्टिकुलर किसी पार्टी या किसी संगठन के लिए काम कर रहा है, वो मुसलमान के हित पे काम नहीं कर रहा। उस पर तमाम तरह का आरोप लगता है, और इन आरोप के पीछे हमारे देश के जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं वो लोग जिम्मेदार है। हमारे मुल्क के जो सो-कॉल्ड लिबरल्स और सेकुलर है वो हमेशा से जब भी मुस्लिम लीडरशिप की बात होता है या मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात होता है तो उसको दबा देते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे, और सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा इस वजह से। जबकि हकीकत यह है कि कोई भी कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट बिना उसकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से नहीं होता है। अब बात यह आती है, अगर मुस्लिम आइडेंटिटी के नाम से पॉलिटिक्स होने से सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है या संविधान खतरे में आ जाता है तो तमाम सेकुलर पार्टियों को मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। लेकिन आजादी के बाद से देखा जाए जो मुस्लिम की जितनी पॉपुलेशन के उस हिसाब से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है, चाहे असेंबलीज इलेक्शन हो या चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो या चाहे लोकल बॉडी का इलेक्शन हो। ये लोग संविधान और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं। अच्छी बात है, इसको करना भी चाहिए, एक हिंदुस्तानी के नाते इन तमाम मुद्दों पे बात करना चाहिए। लेकिन क्या यही सेकुलर पार्टी या यही सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल लोग क्या मुसलमानों को अपना हक दिए हैं आजादी के बाद? आज भी देखा जाए, आजादी के 76 साल बाद आज भी मुसलमानों के इलाकों में कोई अच्छी हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी कॉलेज नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? सवाल करिएगा इन लोगों से। इसके बावजूद भी अगर कोई मुसलमानों से कोई एक लीडर निकलता है और अपनी कम्युनिटी की बात करता है, अपनी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट की बात करता है, अपनी कम्युनिटी के साथ जो नाइंसाफी हुआ है उसकी बात करता है, तो यही सेकुलर पार्टियां और यही सो कॉल्ड लिबरल्स उस शख्स को या उस पार्टी को किसी पार्टिकुलर पार्टी की एजेंट या किसी पार्टिकुलर पार्टी की बी टीम बोल के तौहीन करते हैं। सवाल ये उठता है, अगर वो पार्टिकुलर पार्टी या कोई भी अगर पार्टिकुलर पार्टी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का बी टीम है तो फिर आप उस कम्युनिटी का ए टीम होकर क्यों उस कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट की बात क्यों नहीं करते हैं? आखिर आजादी के 76 साल के बाद भी आज भी मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? उसका वजह क्या है? उसका वजह यह है कि आप इन लोगों ने मुसलमानों को हमेशा दबाया रखा, मुसलमानों को पॉलिटिकली पैरालाइज करके रखा, मुसलमानों को हित में कभी काम ही नहीं किए है। इस देश की संविधान ने सबको अधिकार दिया है, वैसे ही हर एक नागरिक अपना राजनीतिक पार्टी खोल सकता है, अपनी हिस्सेदारी की मांग कर सकता है, और इस देश ने संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन इसके बाद भी ये लोग किसी भी एक पार्टिकुलर शख्स या किसी भी एक पार्टी को किसी एक पार्टी की बी टीम या किसी ऑर्गेनाइजेशन की एजेंट कहते हैं। कोई भी पार्टी अगर मुसलमानों की हित की बात करता है या कोई भी शख्स मुसलमानों की लीडरशिप की बात करता है तो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हमेशा उसको ए टीम या बी टीम से तौहीन करते हैं। आजादी के बाद भी आज भी मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? इसका वजह जानना बहुत जरूरी है। जब भी चुनाव आता है, अगर कोई मुसलमान की हित की और मुस्लिम लीडरशिप की बात करता है तो उसके ऊपर बहुत तरह के आरोप लगाते हैं ये तमाम सेकुलर पार्टियां। अभी कुछ दिन पहले
हैदराबाद का सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि वो हैदराबाद से चुनाव लड़े और जीत के दिखाए। इसी मुद्दे को लेके इन तमाम सेकुलर पार्टियों ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का बी टीम और ए टीम बहुत सारे बयानात किए हैं। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए कि बिना मुस्लिम वोटों में इन सेकुलर पार्टी को जिंदा रहना भी नामुमकिन के बराबर है। अगर मुसलमान वोट नहीं करें इन तमाम सेकुलर पार्टियों को तो इनका बहुत सारे सीटों में जमानत जब्त भी हो जाएगा। आसाम में 2021 में जब चुनाव हुआ था तो इन्होंने असम के एक मुस्लिम आइडेंटिटी के नाम से एक पार्टी जो AIDF उसके साथ गठबंधन किया और उस गठबंधन के कारण कांग्रेस को जो सीट हासिल हुआ उस गठबंधन के वजह से हुआ। लेकिन जैसे ही चुनाव वो लोग जीत नहीं पाए तो सरकार में आ नहीं पाए तो इन लोगों ने ये तौहीन लगा दिया कि AIDF जो है वो बीजेपी के लिए काम करती है, वो बीजेपी का बी टीम है। इन लोगों को जब तक मुस्लिम पार्टियों से या मुस्लिम लीडरों से फायदा मिलता है तब तक वो अपना साथ रखते, जैसे ही देखते फायदा मिलना खत्म हो गया तो इनको ऊपर आरोप लगा के बी टीम सी टीम तमाम चीज कहते हैं। आज भी अगर मुसलमान पे कोई जुल्म होता है या मुसलमान के कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसकी सवालात पार्लियामेंट में ये तमाम सेकुलर पार्टी क्यों नहीं उठाते हैं? मुसलमान का एजुकेशन से लेकर हेल्थ सेक्टर से हर चीज में मुसलमान पीछे है। आखिर इन तमाम चीजों पे इन सरकारों ने काम क्यों नहीं किया है? बीजेपी मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही है और इस बात का कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन बीजेपी 2014 में आई है या इससे पहले 5 साल और थी, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी अब तक मुसलमानों का कोई अपलिफ्टमेंट क्यों नहीं हुआ? उसका वजह क्या है? क्या इन सेकुलर पार्टी जिम्मेदार नहीं है? सवाल एक बार खुद से सवाल करिएगा। भारत में इस वक्त अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो लगभग 15% के आसपास मुसलमान हैं, लेकिन पार्लियामेंट में सिर्फ 4.5% रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का। कहां गई इन सेकुलर पार्टियों के सेकुलरिज्म? कहां गई इन सेकुलर पार्टियों की डेमोक्रेसी? क्या ये एक ऐसी डेमोक्रेसी बनाएंगे जिसपे एक कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन ही ना हो? सक्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान का हाल SC और ST से भी बुरी हाल है। ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ 2.5% मुसलमान है, लेकिन वहीं जब NCRB का बात आता है तो वहां 19.5% मुस्लिम अंडर ट्रायल में है, जो जेल में है। आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कभी इन सेकुलर पार्टियों को इन तमाम मुद्दों पे सवाल करते हुए देखे? कभी इन मुद्दों पे बात करते हुए देखे? नहीं देखे होंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि मुसलमान की लीडरशिप होना हिंदुस्तान जैसे मुल्क में बहुत जरूरी है। आज भी मुस्लिम इलाकों में मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूं, करीमगंज, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 50 से 60% मुसलमान है, लेकिन आज भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक यूनिवर्सिटी तक नहीं है। सोचिए, आजादी के 76 साल बाद एक यूनिवर्सिटी नहीं है। छोड़िए यूनिवर्सिटी, एक स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, एक PG कॉलेज नहीं है। अभी फिलहाल एक PG कॉलेज के लिए ये ऑर्डर आया है, लेकिन अब एक PG कॉलेज तक नहीं था, सोचिए। और फिर यही लोग एक बात नैरेटिव सेट करके लाते हैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की। एक नैरेटिव सेट करके रखे कि आप पार्टिकुलर पार्टी सेकुलर पार्टियों को वोट करिए, सो-कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को वोट करिए, आप सेकुलर है, वरना ये देश खतरे में आ जाएगा, बीजेपी सरकार में आ जाएगा। देखिए, एक बात याद रखिए, जो फासिज्म है, जो नफरत है, उसको आप पॉलिटिकली डिफीट नहीं कर सकते, उसको सोसाइटी में रिफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि बीजेपी को हराने का जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, इस देश की हर नागरिक का है जो इस देश के लोकतंत्र को पसंद करता है, जो इस लोकतंत्र पे भरोसा रखता है। तीसरी बात यह है कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को हिंदुस्तान के मुसलमान को रिजेक्ट करना चाहिए। इस सेकुलरिज्म के नाम से मुसलमानों को आजादी के 76 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है और आज भी बेवकूफ बनाया जा रहा है, आगे भी बनाया जाएगा। आप सोचिए, धीरे धीरे किस तरह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कम होते जा रहा है। उसका वजह क्या है? वजह यही है कि हम लोगों को यह आके कहा जाता है कि आप मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो पार्टिकुलर पार्टी सत्ता में आ जाएगी। सरकारी नौकरियों में मुसलमान का पॉपुलेशन परसेंटेज बहुत कम है, 2.5% है, लेकिन वहीं जब बात आती है मुसलमानों को अंडर ट्रायल में जेल में भेजने का तो वहां मुसलमानों का परसेंटेज पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाता है। आज भी जम्मू कश्मीर पे लगभग 54% मुस्लिम अंडर ट्रायल में, उनमें से 54% मुस्लिम है। इसके बाद असम में है, इसके बाद वेस्ट बंगाल में है। लेकिन जब बात एजुकेशन में आती है तो मुसलमान का सिर्फ 4% मुसलमान जो ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल किए हैं,
अब ये लोग कहेंगे कि तालीम मुसलमान हासिल करते ही नहीं, पढ़ाई करते ही नहीं है, लेकिन मुसलमान इलाकों में जब कॉलेज ही नहीं होगा, मुसलमान इलाकों में जब यूनिवर्सिटीज नहीं होगा, तो कहां से मुसलमान तालीम हासिल करेगा? ये बात समझने की जरूरत है। इस बात को जितना गहराई से समझेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। और इन तमाम जो ये मुद्दा, इसका सॉल्यूशन तब होगा जब हमारे में से हमारे ही लोग जब पार्लियामेंट में जाएंगे, असेंबलीज में जाएंगे, हमारे मुद्दे को वहां उठाएंगे, तब इसका सॉल्यूशन निकलेगा। इसलिए मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। और ये समझ लीजिए कि हमें एक सिस्टमेटिक वे से हमें धीरे धीरे हमारा जो रिप्रेजेंटेशन को घटाया जा रहा है, ताकि हमारे आवाज को उठाने वाला कोई ना हो। भारत के पार्लियामेंट में 2-4 एमपी, एक ओवैसी साहब हो गए, दूसरा बदरुद्दीन अजमल साहब हो गए, ऐसे 3-4 ऐसे एमपी है जो मुसलमानों के हित की बात करते हैं। बाकी कोई भी तमाम सेकुलर पार्टी मुसलमानों की इश्यूज में बात नहीं करते हैं, उसको डाइवर्ट कर लेते। इवन इतना तक हो गया कि आजकल मुसलमान का नाम लेने तक डर जाते हैं, माइनॉरिटीज कह के उसको साइड कर देते हैं, हमारी आइडेंटिटी को छुपाया जाता है। जब एट्रोसिटीज या हम पर इनजस्टिस जो हमारे साथ हो रहा है वो अगर आइडेंटिटी के बेसिस पे हो रहा है, तो फिर हमारा जो उसके लिए आवाज उठाना होता है, उसका जो जवाब भी होगा तो हमारे वो आइडेंटिटी के बेसिस से होना चाहिए। लेकिन इन सेकुलर पार्टी हमारे आइडेंटिटी को छुपा देते हैं। याद होगा कि CA/NRC के धरने पे किस तरह के इन सेकुलर पार्टियों का असली चेहरा सामने आया है। ट्रिपल तलाक के बिल में, UCC में, UAPA में इन लोगों की राय सुन लीजिएगा तो समझ आ जाएगा कि इन सेकुलर पार्टियों का असलियत क्या है। इसीलिए मुसलमानों को अपना एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है, अपना मुस्लिम लीडरशिप तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर इसके बिना हम लीडरशिप नहीं तैयार कर पाए तो ये समझ लीजिए कि हमारे आने वाला मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा अंधेरा है। ये सेकुलर पार्टियां जिन लोगों पर आरोप लगाते हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM हो या बदरुद्दीन अजमल साहब की AIDF हो या तमाम उन जो छोटे छोटे मुस्लिम पार्टियां हैं, उन पे जो आरोप लगाते हैं कि ये पार्टिकुलर BJP या किसी आर्थिक संघ के लिए काम कर रहे हैं, कभी इनसे सवाल करिएगा कि जितना इन पार्टियों ने मुसलमानों के एजुकेशन के हित के लिए काम किया है, क्या इन सेकुलर पार्टियों ने उतना किया है? वैसी एक्सेलेंस स्कूल्स है, अजमल के सुपर 40 है, अजमल कॉलेज है, तमाम उन चीजों पे काम कर रहे हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम हो रहा है। कभी इन सेकुलर पार्टियों ने कभी इस तरह का काम किया है? कभी सवाल करिएगा, नहीं क्या होगा। ये लोग बस आपको एक पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के नाम पर आपको बेवकूफ बनाएंगे और आपके हित पे काम नहीं करेंगे। 2024 को चुनाव आ रहा है, इसलिए इनको सेकुलरिज्म और तमाम चीज, डेमोक्रेसी, तमाम चीज याद आ गया होगा। लेकिन इससे पहले जब मुसलमान पे एट्रोसिटीज होता है, मुसलमान पे जब जुल्म होता है, तो ये लोग खामोश रहते हैं। ये लोग जैसे ही चुनाव आएगा या नॉर्मली भी यही कहेंगे कि अगर आप इतनी 4-5 MLA जिता दिए या 4-5 MP जिता दिए तो इससे क्या हासिल हो जाएगा? सरकार में तो BJP आ जाएगी, आप लोगों का ही नुकसान है, या कोई पार्टी आ जाएगी, आप लोग तो सरकार में आ नहीं पाएंगे, तो क्या हासिल कर लेंगे? सवाल ये होता है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन जितना वो उस एतबार से काम होगा। और इसका अगर एग्जाम्पल देखना है तो तेलंगाना और राजस्थान का एक एग्जाम्पल देता हूं। तेलंगाना में MIM के सिर्फ 7 MLA है और तेलंगाना का माइनॉरिटीज की बजट जो देखा जाए वो 2200 करोड़ से, वहां का पॉपुलेशन सिर्फ 50 लाख है। वहीं राजस्थान का अगर देख लेंगे तो 62 लाख मुसलमान पॉपुलेशन है और वहां सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज का बजट, मुसलमान का बजट सिर्फ 250 करोड़ है। अब सोचिए कितना फर्क है। इसलिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। हमें यह बात समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, वरना उसके बिना हम अपना कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट नहीं कर सकते हैं। और मैं आपसे इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।